सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। तो केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके, केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे वो हम यहाँ पर मेंशन कर दिए। लास्ट हम लोग टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्ज कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक टेम्परेचर से किसी दूसरे टेम्परेचर स्केल में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, एक फॉर्मूला लिखे थे, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर एक हॉलिस्टिक फॉर्म में रख दिए थे, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करने में। जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को रैंकिन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में। सी को सेल्सियस बोलते हैं, फ़ारेनहाइट बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं, रैंकिन बोलते हैं, ये सब सारा। एक और था, उसको हम लोग र्यूमर स्केल नाम दिए थे, और उसको कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो र्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब सारा चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, ये लास्ट के वीडियो का कुछ एक ग्लिम्स आपको दे दिए कि हाँ चलो ठीक है, लास्ट का वीडियो हम लोग यहाँ अंत किए थे। ओके, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे टेम्परेचर के लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहला चीज़ जो है ना, अगर देखा जाए तो पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वैसा पॉइंट हो गया जिसमें क्या हो गया, सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा? सॉलिड कन्वर्ट होगा जाकर लिक्विड में। ये टेम्परेचर के बनस्पति होगा, मतलब टेम्परेचर इसको दिया जाएगा, टेम्परेचर राइज होगा तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, क्या चीज़ भाई, एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, आइस जो होता है ना वो कन्वर्ट होकर वाटर में तब्दील हो जाता है ना, कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो ये क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है। आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ये मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट हो रहा है। अब जो भी पॉइंट होगा, टेम्परेचर होगा, वो तो हम लोग बात की बात है, बट ये आइस मेल्ट हो रहा है, इसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये मेल्टिंग पॉइंट होता कितना है भाई, तो आइस जो है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, एक तरीके से समझिए कि 100 डिग्री से कम पर। 100 डिग्री से जैसे ही कम होता है ना, ऐसे मेल्ट तो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे उसको रूम टेम्परेचर मिलेगा उस पर भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर जो हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं ना, तो उससे उसको कम कर देते हैं। तो आप जो भी समझ लीजिए मेल्टिंग पॉइंट उसका समझ लीजिए, चाहे आप बोल दीजिए कहाँ पर वो पिघलना, जैसे हाथ पर रखते हैं हम लोग तो एक टेम्परेचर उसको मिलता है, तो रूम टेम्परेचर पर वो पिघल जाएगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या चीज़ पर पिघलेगा भाई, तो रूम टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पिघल कर पूरा कब पिघलता है वो डिपेंड करता है उसको कितना टेम्परेचर मिल रहा है। दूसरा जो टेम्परेचर स्केल आता है वो आता है हमारा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। एक टर्म है बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो होता है ना वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, मतलब एक तरीके से बनिए कि, और उसको और थोड़ा फर्दर टेम्परेचर दे दिया तो वहाँ से वो वाटर वेपर में स्टार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर लिक्विड क्या चीज़ में चेंज हो रहा है, लिक्विड जो हो रहा है ना वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है। अब बॉयल के साथ साथ वो थोड़ा सा फर्दर इंक्रीमेंट दिखाएंगे तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर इन द केस ऑफ वाटर, हम वाटर के केस में ले रहे हैं तो वाटर वेपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब ये टेम्परेचर क्या हो सकता है भाई, तो वाटर जो है ना बॉयल होना स्टार्ट होता है कितना पर, वाटर जो होगा वो बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे मिला, अब जैसे इसको टेम्परेचर हम फर्दर इंक्रीज करते चले गए तो ये क्या हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दो चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हमारा टॉपिक होता है, एक टर्म होता है दैट इज कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन। इसको समझ लेते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, ये बड़ा ही अच्छा चीज़ है और जानना भी चाहिए। कंडेंसेशन का हम लोग अब घर में भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो। जैसे मान लीजिए कुछ खाना वाना पका, गर्म खाना पका, उस पर हम लोग कुछ रख देते हैं, चाय पीते हैं तो उस पर अगर ऊपर में हाथ रख देते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, भीग जाता है। ठीक है ना, वो वाटर वेपर की वजह से। तो टेम्परेचर नीचे से तो वाटर वेपर आ रहा है बट ऊपर कंडेंस हो जाता है और वही फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या चीज़ होगा, ये वेपर को क्या चीज़ में कन्वर्ट करेगा, वेपर को कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में। ठीक है, वेपर को कन्वर्ट करेगा लिक्विड में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, वेपर को कन्वर्ट करेगा लिक्विड में। कंडेंसेशन को ही ना एक टर्म और नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड द लिक्विफैक्शन, है ना, इसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन के नाम से भी जानते हैं, लिक्विफैक्शन। ये चीज़ ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ चीज़ है। ठीक है ना, कंडेंसेशन नहीं बोलेगा, लिक्विफैक्शंस बोल देगा हमेशा, है ना। अच्छा, अगर हम लोग बोलते हैं ये चीज़ कंडेंसेशन, ये तो हो गया कंडेंसेशन का बात। कंडेंसेशन पॉइंट क्या होगा,
अगर देखा जाए तो सी पॉइंट बोल देते, सी पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट के बारे में। ये कौन सा पॉइंट पर होगा, तो ये वैसा पॉइंट होगा जहाँ पर कंडेंसेशन मतलब एक तरीके से बोल लीजिए कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो टेम्परेचर को हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट बोल देंगे, कंडेंसेशन टेम्परेचर बोल देंगे, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन क्या होगा, हैपेंस होगा, मतलब स्टार्ट बोल लीजिए, हैपेंस बोल लीजिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट बोलेंगे। ये ध्यान में आपको रखना होगा कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जनरली हम लोग देखते हैं कि किसी को गिफ्ट विफ्ट देना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो कॉफ़ी मग होता है ना, कॉफ़ी मग पर क्या करते हैं हम लोग, पेंट करवाते हैं, है ना, कुछ प्रिंट करवाते हैं कि चलो भाई ये देंगे तो अच्छा लगेगा उसको। तो कॉफ़ी मग पर जो प्रिंटिंग होता है ना, उसमें भी थोड़ा सा यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री का। उसमें क्या होता है ना, तो ये जो प्रिंटिंग जो होता है ना, वो उसको हम लोग बोलते हैं डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं, डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग, डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग। ध्यान में रखना है टर्म, सब्लिमेशन प्रिंटिंग होता है ये। नंबर प्लेट्स पर, कुछ और पर, ये सब जो जहाँ पर हम लोग पेंटिंग करवाते हैं, है ना, कुछ आर्ट बनवा दिए हैं, कुछ नाम लिखवा दिए, ऐसा कुछ कर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अब सब्लिमेशन ऑलरेडी हम लोग पहले के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि हाँ कैसे सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, है ना, डिपोजिशन, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इवेपोरेशन, ये सब सारा चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, हम डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों से वादा किए हुए कि हर एक चीज़, हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। PYQ तक भी आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि सारा का सारा PYQ भी हम लोग कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, आप उठाकर देखिएगा, PYQ से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता ही है। अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मतलब लवेबल टॉपिक है केमिस्ट्री में, जो क्वेश्चन जो आता है ना, वो है हमारा लैटेंट हीट, है ना, लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट, इसको ऐसा। अब लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली इसको हम लोग नाम दे देते हैं बोलचाल के भाषा में हिडन हीट। ठीक है, हिडन हीट, ये ध्यान में रखना है, लैटेंट हीट को ही हम लोग हिडन हीट बोलते हैं। अब ये होता दो तरीके का है ना, लैटेंट हीट जो होता है ना, एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हिडन हीट किसी भी चीज़ में जो हिडन जो हीट होता है ना, वो चीज़, तो हिडन हीट को हम लोग ऐसे टाइप से पढ़ ही लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये दो टाइप का, पहला टाइप का जो होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा जो टाइप होगा ना, दूसरा जो टाइप होगा दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, वेपराइजेशन, स्पेलिंग, हाँ हो गया, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले समझते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये क्या कहता है ना कि एक मतलब ऐसा हीट, इतना अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या चीज़ भाई, तो 1 kg सॉलिड को ये क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दे भाई, तो लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। तो हम लोग बोलेंगे, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ध्यान में रखना है। अच्छा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका ऐसा यूनिट भी होगा। तो ऐसा यूनिट इसका होता है क्या, इसका अगर ऐसा यूनिट देख लीजिए तो होगा जूल केजी इनवर्स। जूल पर केजी होता है, तो जूल केजी हम लोग इनवर्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो आइस का जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, वो होता है 3.35 इंटू 10⁵ जूल केजी इनवर्स। ठीक है ना, जूल केजी इनवर्स मतलब एक किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए इतना एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये जो होगा ना, ये होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक बोल सकते हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एंड एट मेल्टिंग पॉइंट,
ये ध्यान में रखना होगा। तो हर चीज़, छोटा छोटा चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चलिए इसमें आते हैं, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका अब ये भी लैटेंट हीट ही है, तो इसका हम लोग का यूनिट कितना हो जाएगा भाई, तो जूल केजी इनवर्स। इसका भी हम लोग का जो एसआई यूनिट जो होगा ना वो भी यही होगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है, इसमें इससे थोड़ा एक और स्टेप फर्दर चले जाते हैं। इसमें जो होता है ना 1 kg लिक्विड को 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो एक ऐसा अमाउंट ऑफ हीट जहां 1 kg लिक्विड गैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेज में कन्वर्ट हो जाता है किस कंडीशन पर, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंड एट बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये उसका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं वाटर, है ना, वाटर। तो वाटर का जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो है 22.6 इंटू 10⁵ जूल केजी इनवर्स। इतना 22.6 इंटू 10⁵ जूल। 1 kg को गैस बदलने में, गैस में कन्वर्ट करने में 22.6 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी का जरूरत होता है, अगर ये वाटर का बात करते हैं तो। क्लियर हो गया। तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है ना, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जो होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इवेपोरेशन तभी होगा जब हम लोग किसी चीज़ में हीट डालेंगे। तो हीट जब देते हैं ना तो वो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। और जब हीट निकालते हैं, तो जब हीट निकलता है चाहे निकालते हैं तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो ये क्या हो गया भाई, एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब इवेपोरेशन में क्या होगा, लिक्विड जो है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो ये ध्यान में रखना है। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन। अब फैक्टर क्या क्या है वो समझ लेते हैं एक एक करके। पहला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अब सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। आप इमेजिन कीजिए कि जब चाय पीते होंगे तो कप में जब चाय पीते हैं, चाहे ग्लास में चाय पी रहे हो, तो थोड़ा लेट से गर्म होता है, लेकिन जैसे उसको प्लेट में डालते हैं ना, वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी लॉस कर जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है और फिर उसका वाइस वर्सा हो जाता है। सरफेस एरिया घटेगा तो इवेपोरेशन भी घट जाएगा। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा इवेपोरेशन, है ना, इवेपोरेशन जो होगा ना वो इंक्रीज करेगा और फिर इसका वाइस वर्सा बोल सकते हैं। वाइस वर्सा बोले तो क्या मतलब, इसका ठीक उल्टा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो टर्म है, दूसरा जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बेसिस पर अगर देखा जाए तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे इवेपोरेशन उतना फास्ट हो जाएगा और फिर वही वाइस वर्सा चलता चला जाएगा। नेक्स्ट में आ जाता है ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया कि पानी कितना, पानी का अंश यानी कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर है। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहा है ना, ह्यूमिडिटी इंक्रीज किया हुआ है ना, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर जो इवेपोरेट होगा, ऊपर जो जाएगा मॉलिक्यूल्स, उसके लिए जगह ही नहीं है ऊपर रहने के लिए। दैट्स वाई इवेपोरेशन बहुत कम हो जाता है। और यही वजह होता है कि कभी कभी हम लोग को ना ऐसा गर्मी फील होता है कि गर्मी लग रहा है लेकिन पसीना सूख नहीं रहा है। पसीना नहीं सूखने का मतलब ये हो गया कि आप में प्रॉब्लम नहीं है, पसीना नहीं सूखने का मतलब ये हो गया कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, बारिश होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ा और इवेपोरेशंस घट गया एंड वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, जब स्पीड ऑफ विंड बढ़ेगा, अगर ये इंक्रीज होगा, ठीक है ना, स्पीड SOW स्पीड ऑफ विंड अगर इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। आप सोचिए, आप पंखा को हल्का चलाइए तो जल्दी जल्दी पसीना नहीं सूखेगा, लेकिन जैसे ही तेज कर दीजिएगा ना पंखा को तो बहुत जल्दी पसीना सूख जाता है। तो यही वाला केसेस है, ये क्लियर है। और एक फैक्टर क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी भी मैटर करता है कि किसी भी लिक्विड का डेंसिटी क्या है। अगर डेंसिटी
अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ विस्कस है, जैसे मान लीजिए हनी है, तो उसको इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन पानी उससे बहुत पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा फैक्टर समझ में आ गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है इवेपोरेशंस के लिए, इसलिए उसको पर्टिकुलरली अलग से बताया गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हम लोग का टेम्परेचर सारा चीज़ खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सीधा मैटर का प्योरिटी पर, है ना, प्योरिटी ऑफ मैटर, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर जो है क्या वो प्योर है, चाहे वो किस बेसिस पर है, कैसे कैसे उसको क्लासीफाई किया गया, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए भाई तो प्योरिटी पर आ जाते हैं। ठीक है ना, या तो इसको बोल सकते हैं इज अ मैटर अराउंड अस प्योर, और ये क्या क्या मतलब प्योर है नहीं है ये सब। तो केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये सब सारा चीज़ हम लोग समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैटर को हम लोग तोड़ते हैं। तो मैटर हमारा टूटता है दो चीज़ में, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर, है ना। मैटर टूटेगा हमारा किस में भाई, एक प्योर सब्सटेंस में, एक प्योर सब्सटेंस में, और एक टूटेगा किस में भाई, एक टूटेगा मिक्सचर में। मिक्सचर में, मिक्सचर खाते हैं ना मिक्सचर, वही मिक्सचर ये समझ लीजिए। अब प्योर सब्सटेंसेस में जो होता है ना वो होगा मतलब दो टाइप का, एक होगा एलिमेंट, ठीक है, एक होगा एलिमेंट प्योर में, और एक होगा कंपाउंड प्योर में। सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि खाली नाम से देख लेंगे, नहीं, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। सिलेबस में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी आता है, कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा किसी को नहीं पता है। अब एलिमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीन चीज़ एलिमेंट में हम लोग देखेंगे क्या, एक मेटल, ठीक है, फिर नॉन मेटल, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे क्या, मेटल, नॉन मेटल, और फिर मेटलॉइड, जिसको हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं। अब नहीं बोला जाता है मेटलॉइड, सेमी मेटल बोलते हैं। तो मेटलॉइड भी लिख ही देते हैं और सेमी मेटल भी लिख ही देते हैं, ठीक है, सेमी मेटल, ये चीज़ हम लोग को बढ़ना है। ये सब सारा चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग एलिमेंट है, फिर कंपाउंड, हाँ कंपाउंड तो हम लोग ऐसे भी देखने वाले पूरा का पूरा डिटेल में, तो इसका हटाइए, ठीक है। चलिए तो इसमें आते हैं अब मिक्सचर में। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में दो चीज़, एक होता है होमोजीनियस जो भी बोल लीजिए, जीनियस जो भी है ना, होमोजीनियस होगा, और एक होगा हेटेरोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में डिफरेंस डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। होमोजीनियस का मतलब हो जाता है ये यूनिफॉर्म पार्टिकल रखेगा। यूनिफॉर्म पार्टिकल कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए एग्जांपल से कि अगर हम लोग पानी में चीनी को घोलते हैं तो पूरा का पूरा चीनी घुल जाता है, और हमको हर एक जगह पर निकालेंगे तो चीनी का मात्रा वही लगेगा, वही मिठास आएगा। दैट इज़ अ यूनिफॉर्म, एक तरीके से मिक्सिंग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। और हमको कोई चीनी का पार्टिकल भी नहीं दिखेगा, नमक घोलेंगे नमक का पार्टिकल नहीं दिखेगा, भले ही हमको वो नमकीन लगेगा, बट क्या नमक दिखेगा उसमें, नहीं दिखेगा। तो उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिफॉर्म पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और हेटेरोजीनियस, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल यूनिफॉर्म में कौन कौन सा आ जाएगा, एग्जाम्पल यूनिफॉर्म में आ जाएगा जैसे वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, नहीं देख सकते। तो जिसमें पार्टिकल्स नहीं दिखा वो कहानी खत्म हो गया। जैसे क्लीन एयर हो गया, तो क्लीन एयर में हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कितना ऑक्सीजन है कितना नाइट्रोजन है ना, देख तो सकते नहीं कि हाँ अरे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन उड़ रहा है तो जाकर ऑक्सीजन ही मतलब घुसा लेंगे नाक में, ऐसा तो नहीं होगा। उसी तरीके से ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज भी हमारा होमोजीनियस में ही आ जाता है। ग्लूकोज जब घोर लेते हैं तो ग्लूकोज में थोड़ी पता चलेगा कि अच्छा इस मात्रा में हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस मात्रा में कार्बन ज़्यादा है, इस मात्रा में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो होमोजीनियस यूनिफॉर्म पार्टिकल रखता है, और उसमें बहुत सारे एग्जांपल भी हम लोग देखें, वाटर है, फिर हमारा क्या बोलते हैं क्लीन एयर हो गया, ग्लूकोज हो गया, बहुत सारा चीज़ हो सकता है ना। हेटेरोजीनियस में क्या होता है ना, डिफरेंट प्रोपोर्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सैंपल, यानी कि इसमें जो पार्टिकल जो होगा, इसमें सारा का सारा पार्टिकल जो ना या तो दिखेगा और या तो अलग अलग पार्ट में, यानी कि डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट सैंपल आपको दिख सकता है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं डिफरेंट पार्ट, है ना, और फिर डिफरेंट सैंपल, ऐसा। अब इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा आता है, सैंड और शुगर मान लीजिए, है ना, सैंड एंड शुगर, सैंड और शुगर को मिला दीजिए, बालू और चीनी को मिला दीजिए एकदम अच्छे से, और बालू उठाइए हाथ में, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि एकदम सेम अमाउंट ऑफ बालू और सेम अमाउंट ऑफ चीनी आया होगा? नहीं, कहीं चीनी ज़्यादा हो सकता है, कहीं बालू ज़्यादा हो सकता है, कहीं चीनी कम हो सकता है, कहीं बालू कम हो सकता है।
तो ये चीज़ हो गया। फिर मडी वाटर जो होता है, मडी वाटर है ना, कीचड़ वाला पानी जो हो गया, वो भी हमारा किस में आ गया, हेट्रोजीनियस में आ गया। सीमेंट किस में आ गया, सीमेंट भी हमारा किस में आ गया, हेट्रोजीनियस में आ गया, है ना। फिर गन पाउडर वगैरह ये सब जो होता है, गन पाउडर बोले तो जो बारूद होता है, गन पाउडर है ना, गन पाउडर ये सब जो होता है वो सब किस में आ गया भाई, तो हेट्रोजीनियस में आ गया। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि कौन सा होमोजीनियस होता है और कौन सा हेट्रोजीनियस होता है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, प्योर सब्सटेंसेस को देखें, यहाँ पर पूरा का पूरा समझे, प्योर सब्सटेंस और टाइप देखें। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे एलिमेंट। एलिमेंट को एक एक करके, एलिमेंट, फिर मेटल, नॉन मेटल, ये सब सारा चीज़ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। अब देखिए हम लोग पहले ना हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ देखे हैं कि हाँ पहले कौन बोला था, तो वो थोड़ा सा हम लोग जल्दी फटाक से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट का बात करते हैं, है ना, एलिमेंट का, तो एलिमेंट को सबसे पहले जो यूज़ किया था, इस वर्ड को यूज़ किया था ना, वो था एंटोनी लावोजियर, है ना, एंटोनी लावोजियर। ये सबसे पहले ये यूज़ किए थे एंटोनी लावोजियर एलिमेंट वर्ड को। और ये इनका कहना था कि ये एक प्योर सब्सटेंसेस है ना, ये एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, और ये एक ही टाइप का, ठीक है ना, ओनली वन काइंड ऑफ टाइप का एटम से बना हुआ है। तो वन काइंड ऑफ एटम बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर अर्थ क्रस्ट का बात करते हैं, है ना, अगर अर्थ का पूरा क्रस्ट का बात करते हैं, ऊपर जो वाला जो लेयर जो होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो लेयर होता है, इसमें जो हमारा जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है ना अर्थ क्रस्ट पर, वो ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। ऑक्सीजन जो कि है कितना, 46.6%। फिर सिलिकॉन मिल जाएगा, सिलिकॉन मिल जाएगा 27.7%। और फिर अदर्स में आ जाते हैं, जो भी मिलना होगा वो मिलेगा। मतलब मेजर यही दो चीज़ होता है, अदर में जो भी परसेंटेज बच जाता है वो सब आ जाता है। ठीक है, हम लोग पहले देखे थे कि क्या है भाई, 118 एलिमेंट है टोटल, 118 एलिमेंट है, उसमें से क्या है 92 जो है ना वो नेचुरल है ना, नेचुरल है, ये बोल सकते हैं हम लोग नेचुरल। और बच गया कितना भाई, 118, 92, 26 बच गया। ये है हमारा मैनमेड। मैनमेड बोले तो आर्टिफिशियल बोल लीजिए, चाहे लैब में बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। मैनमेड हो गया, लैब मेड हो गया, सिंथेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, सिंथेटिक एलिमेंट ये हो गया। अब ये जो 26 है, ठीक है, इसमें से बहुत सारा चीज़ है। 26 मैनमेड में तो बहुत सारा चीज़ आ गया ना, नेचुरल में भी बहुत सारा चीज़ है। अगर नेचुरली पूरा का पूरा यूनिवर्स में देखा जाए, अगर यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो 92% जो है ना, 92% यूनिवर्स जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो हाइड्रोजन से बना हुआ है ना। और उसके बाद 7% जो है ना वो हीलियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, हीलियम से बना हुआ है। और जो बच जाता है 92 + 7 कितना हो गया, 99 हो गया। सिर्फ 1% जो है ना वो बाकी अदर एलिमेंट्स मिल जाता है, सारा का सारा अगर देखा जाए तो अदर एलिमेंट, ये चीज़। तो ये ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चंस आता है कि कितना परसेंटेज है, कितना मेटल है, कितना ये है वो है, सब कुछ पूछ लिया जाता है। अगर लिविंग बीइंग्स में देखा जाए, ऑल लिविंग बीइंग्स में, वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स में लिविंग बीइंग्स में ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन कितना है भाई, 65%। कार्बन कितना है, कार्बन है टोटल 18% में, है ना। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन टोटल है 10%। ओके, फिर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, तो ये है 3%, है ना। फिर उसके बाद फिर आ जाता है कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कितना है 2% है। बाकी जो बच गया वो अदर्स में आ गया। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये इसलिए बताया गया क्योंकि हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट में तो ये सब चीज़ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कि हाँ चलो भाई ये सब चीज़ होता है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि भाई क्या क्या होता है, हम लोग को कितना कितना मात्रा में सब कुछ मिल जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग लिखा है ना, प्योरिटी में, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट है, यहाँ पर फिर कंपाउंड है। तो अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट का और एलिमेंट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट क्या आता है, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं ना।
एलिमेंट। ठीक है, अगर एलिमेंट के बारे में कहा जाए, ठीक है, अगर एलिमेंट के बारे में कहा जाए तो ये एक मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, ये सिंगल टाइप ऑफ चीज़ से बना हुआ। सिंगल टाइप कहने का मतलब जैसे जितना भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना, वो सारा का सारा एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तोड़ते जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन ही मिलेगा। गोल्ड है, गोल्ड को तोड़ते जाएंगे तो गोल्ड ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट एक तरीके से। अब देखिए, हम लोग तो कोई एकेडमिक स्कूल में तो पढ़ने नहीं कि मेरे को हम लोग को लिखना है, बट समझना है कि हाँ एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ होता है। सिंगल एटम बोल लीजिए, सिंगल ये चीज़ बोल लीजिए। ठीक है, चलिए, तो एलिमेंट हो गया। अब अगर एलिमेंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक करते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट के बेसिस पर और एक करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे ना, वो हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट के फॉर्म में। ठीक है ना, यानी कि फिजिकल स्टेट के फॉर्म में अगर देखा जाए, क्या हो रहा है, स्लिप कर रहा है क्यों? हाँ, फिजिकल स्टेट के फॉर्म में, फिजिकल स्टेट के फॉर्म में अगर देखा जाए तो एलिमेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है सॉलिड, है ना, दूसरा होगा लिक्विड, और तीसरा होगा गैस। बट हम लोग ऑलरेडी ये सब सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे ना, तो आप ना पीछे जो अपलोड किया गया ना वीडियो, उसमें आप जाकर देखिए पूरा का पूरा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। और इवन उसमें हम ये भी डिस्कस किए हुए हैं कि प्लाज्मा क्या होता है ना, प्लाज्मा क्या होता है, और फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। ठीक है ना, BEC, ये दोनों चीज़ को हम उसमें पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसको जरूर जाकर देखिएगा, वो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग मोटा मोटी तौर पर देखें, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर मोटा मोटी तौर पर देखें, ताकि हम लोग का थोड़ा सा समअप हो जाए, रिवीजन हो जाए, तो अगर सॉलिड का बात करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा आयरन। ठीक है ना, आयरन है, कॉपर है ना, बहुत सारा चीज़ है। मेटल में बहुत सारा ऐसा चीज़ सॉलिड फॉर्म में, मेटल का बात नहीं कर रहे, सॉलिड फॉर्म में हम लोग को बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। कार्बन भी हमको सॉलिड ही मिलता है ना, कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। अगर लिक्विड का बात करते हैं तो लिक्विड में जैसे मर्करी है, ठीक है ना, ये आता मेटल में ही है, बट ये रूम टेम्परेचर पर ना, लगभग रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो लिक्विड स्टेट में और कौन कौन होता है? मर्करी होता है, ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन होता है, फिर गैलियम होता है, गैलियम हो गया, फिर सीजियम हो गया। ठीक है, सीजियम हो गया। ये सब क्या है ना, रूम टेम्परेचर पर, ये उसे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मेल्ट हो जाता है। इसको मेल्ट करने के लिए अलग टेम्परेचर देने का जरूरत है, ये रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। अगर गैस का बात करते हैं तो गैस में बहुत सारा चीज़ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, इतना सारा इनर्ट गैसेज है, ये सब सारा चीज़ हो गया। ओके, और अगर पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखें अगर पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर, तो गैसेस कितना है टोटल? 11 नंबर में है, 11 क्वांटिटी में है। जैसे हाइड्रोजन है, देखिए हम नाम ही ले लेते हैं ना पूरा का पूरा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, फिर नियॉन हो गया, फिर क्लोरीन है ना, फिर हीलियम है, हीलियम भी हमारा गैसेस फॉर्म में ही है, हीलियम हो गया, फिर आर्गन है ना, फिर आर्गन है, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन है, ठीक है, क्रिप्टॉन है, फिर जेनॉन है, जेनॉन बोल सकते हैं, ये भी इनर्ट गैस ही है, जेनॉन है, और फिर रेडॉन है। तो ये सब क्या है, इनर्ट गैसेस में हम लोग को मिल जाता है। तो टोटल 11 गैसेस है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको एलिमेंट के लिए, एलिमेंट पूरा का पूरा यहाँ चीज़ यहाँ ऐसे मतलब ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया कि सॉलिड होगा, लिक्विड, गैस। अगर पूरा डिटेल में देखना है तो आपकी पीछे के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा का पूरा समझाया हुआ है एकदम पूरे अच्छे से डिटेल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ किस पर, केमिकल पर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। एक सेकेंड, परेशान कर रहा है मेरे को। तो एलिमेंट को हम लोग अब देखेंगे, एलिमेंट को हम लोग देखेंगे किसके बेसिस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है ना, वो आता है मेटल का, ठीक है। मेटल्स होता क्या है भाई, मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है और मेटलॉइड्स होता है। बट मेटलॉइड्स अब नाम नहीं लिया जाता, अब सेमी मेटल बोला जाता है ना। तो एक एक करके हम सब लोग को डिटेल में देख लेंगे। मेटल का बात करते हैं तो मेटल जो है हम लोगों के पास टोटल कितना है, टोटल अगर एलिमेंट देखा जाए सॉलिड फॉर्म में, है ना, सॉलिड फॉर्म में जो है ना वो 92 एलिमेंट्स है ना, 92 एलिमेंट है। अब इसमें क्या है ना, इसमें अप्रॉक्सीमेटली
70 जो है ना वो है मेटल। 70 क्या है भाई? मेटल है। अब ये 70 मेटल, पूरा मेटल के बारे में तो पढ़ना नहीं है, बट हम लोग को प्रॉपर्टी देखना है। अब देखिए बहुत सारा ऐसा, अब मेटल जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि ये सब सारा का सारा सॉलिड होता है, जैसा कि अभी हम बताएं भी हैं कि जैसे मर्करी हो गया, है ना, मर्करी हो गया, फिर गैलियम हो गया, है ना, गैलियम हो गया, फिर सीजियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब क्या है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिल जाता है। ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर्टी के बारे में अगर देखा जाए, प्रॉपर्टी को अगर समझते हैं एक एक करके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? ये सॉलिड होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा भाई? सॉलिड होगा। दूसरा क्या होगा? क्लोजली पैक्ड होगा, है ना, क्लोजली पैक्ड होगा, क्लोजली पैक्ड होगा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज होगा, इसके जो एटम्स होंगे ना बहुत एक दूसरे से क्लोज होंगे, तभी ये क्लोजली पैक्ड बन जाता है ना, जिसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है। तीसरा क्या होगा भाई? तो ये तो हो गया दूसरा। तीसरा क्या होगा? शाइनिंग सरफेस होगा, है ना, क्या होगा? शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लस्ट्रस होता है, ये लस्टर, है ना, शाइनिंग सरफेस होता है। फोर्थ में अगर बात करते हैं तो ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है, यानी कि यहाँ पर टिक हो गया, गुड कंडक्टर होता है। क्लियर है? चलो भाई, 5 नंबर में क्या होता है? ये अगर सॉलिड है, क्लोजली पैक्ड है, तो ये हार्ड होगा, है ना। छठा में क्या होगा? डेंसिटी होगा इसमें, है ना, इसमें डेंसिटी भी होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे एक्सेप्शन अगर इसमें देख लेते हैं, तो सोडियम, है ना, सोडियम जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है काफ़ी। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या होता है ना? सॉफ्ट होता है। क्या है? सॉफ्ट है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट में 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में ये मैलिएबल हो गया, है ना। मैलिएबल कहने का मतलब इसको पीट के हम लोग ना शीट बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, गोल्ड फॉइल हो गया, ये सब शीट हम लोग बना सकते हैं। 8वां नंबर में क्या हो सकता है भाई? ये डक्टाइल होगा। डक्टाइल कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग वायर बना सकते हैं, है ना, वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। आपको जानकर ये चकित होगा कि जो गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड पीला से लिख देते हैं यहाँ पर, गोल्ड, है ना, ये जो गोल्ड होता है इसका अगर 1 ग्राम आप ले लेते हैं और इसको वायर बनाते हैं तो अराउंड ये जाता है 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2.5 किलोमीटर तक इसको खींचा जा सकता है बिना टूटे ये खींचा जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड को। तो सोच लीजिए कितना डक्टाइल होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये सब सारा चीज़, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो 9 नंबर में क्या होगा भाई? ये सोनरस होगा। सोनरस कहने का मतलब क्या होगा कि ये जब गिरेगा ना तो टन छन ऐसा जब कुछ आवाज़ आएगा। अब एक्सेप्शन इसमें भी है, जैसे अब सल्फर गिरेगा, ये वो गिरेगा, है ना, सोडियम ही गिरेगा तो वो टन छन आवाज़ नहीं करेगा। ओके, 10 नंबर में आते हैं नेक्स्ट में, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई होगा, ये हाई होगा। ये सब सारा इसका प्रॉपर्टी हो गया, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सुनते हैं, मतलब वो करते तो नहीं है, सुनते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब टिन विन जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है तो उसको जब हम लोग रैप करते हैं ना तो आवाज़ आता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। आवाज़ आता है ना जब मतलब बेंड करते हैं तो कुछ जो बेंडिंग पर होता है ना, बेंडिंग ऑफ टिन फॉइल चाहे एल्यूमिनियम फॉइल, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टिन क्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिन क्राई, है ना, टिन क्राई बोल लेते हैं या एल्यूमिनियम क्राई बोल लेते हैं। तो टिन क्राई है, टिन का नॉर्मली जो होता है ना, टिन को जब जैसे एल्वेस्टस वगैरह होता है ना, एस्बेस्टॉस बोलते हैं, जो मेटल वाला जो होता है, जो छज्जे पर लगाते हैं, ये वो छत पर लगाते हैं, पानी गिरता है तो उस पर आवाज़ आता है, वो सब चीज़ के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर कि उसको जब फोल्ड करते हैं तो आवाज़ जो करते हैं ना उसको टिन क्राई बोलते हैं। ठीक है, एक था ये बुक में, इसलिए हम आपको ये बता दिए। अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ क्रस्ट का, है ना, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट का बात करते हैं तो हम लोग को मेटल कितना फॉर्म में, कितना मात्रा में मिलेगा, अगर अर्थ क्रस्ट का बात करते हैं तो। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में अगर आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है हमारे अर्थ क्रस्ट पर 8.3%, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एल्यूमिनियम, है ना। आयरन अगर देखा जाए, ठीक है, आयरन अगर देखा जाए तो 5.1% है। हाँ, अगर कैल्शियम देखा जाए तो ये 3.6% है, 3.6% है। अगर सोडियम देखा जाए तो सोडियम 2.8% है,
2.8%। अच्छा, ये आयरन वाला जो कहानी है ना, इसमें ब्लड सब आ जाता है, ठीक है ना, इसमें ब्लड भी आ जाता है। अगर हम लोग पोटेशियम का बात करते हैं, तो ये अराउंड 2.6% होता है, 2.6% होता है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं मैंगनीज़ की, है ना, मैंगनीज़, इसका अगर बात करते हैं तो ये अराउंड 2.1% पर होता है। और अदर्स अगर देखा जाए तो वो सब में भी 0.5%, ये सब चीज़ हो जाता है। मैंगनीज़ आपको क्लोरोफिल में मिल जाता है काफ़ी मात्रा में, क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल में मिल जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कौन सा चीज़ कहाँ मिल जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा मेटल। अब ये मेटल में सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए मेटल का बहुत सारा प्रॉपर्टी है। मेटल के लिए तो अलग चैप्टर ही बना हुआ है, दैट इज़ मेटल एंड मेटलर्जी। जब वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा का पूरा डिटेलिंग करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इवन मेटल आ जाएगा, उसमें नॉन मेटल भी आ जाएगा, मेटलॉइड्स भी आ जाएगा, एलॉय भी आ जाएगा। तो वो एक स्पेसिफिक चैप्टर ही दिया गया है कि अलग से वो पढ़े, क्योंकि वो ब्रॉड चैप्टर है ना। तो इसलिए जैसे होता है ना केमिस्ट्री में हम लोग एक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको अलग शेप, अलग जगह दे दिया गया, भाई चलो अब इसमें ही लोग आके तुमको पढ़ लेगा। दैट्स वाई ये चीज़ हो गया। यहाँ पर मेटल्स हम लोग जान लिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम लोग जानते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। चलिए समझते हैं नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल्स, अब जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग मेटल्स में पढ़े हैं ना, लगभग उसका उल्टा ही नॉन मेटल में होता है। अब एक्सेप्शंस तो हर जगह होगा, नॉर्मली हम लोग जानते भी हैं, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, ये अगर काउंटिंग में देखा जाए तो 14 और 15 होगा, 14 और 15 नॉन मेटल्स होते हैं, ये हम लोग नॉर्मली देखते हैं। अब नॉन मेटल क्या हो सकता है ना, ये गैसेस भी हो सकता है और सॉलिड्स भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है और सॉलिड्स भी हो सकता है नॉन मेटल में। तो नॉन मेटल का अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्या क्या आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा कार्बन, ठीक है, कार्बन भी आ गया। अगर सॉलिड और गैसेस दोनों बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन भी आ गया, फिर नाइट्रोजन भी आ गया, ठीक है, फिर सल्फर आ गया, है ना, सल्फर हो गया, फिर फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ब्रोमीन हो गया, फिर आयोडीन हो गया, है ना, फिर क्लोरीन हो गया। ये सब क्या है, सब नॉन मेटल्स में आ जाता है। ये होता है क्या भाई, ये तो गैस भी हो सकता है ना, ये क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड्स भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड्स भी हो सकता है नॉन मेटल हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो ब्रोमीन लिक्विड में है ना, ब्रोमीन, अच्छा गैस भी है और लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। सॉलिड हम बोल दिए, सॉरी, सॉलिड में तो जो है सो तो होगा ही, एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर देते हैं अलग से, यहाँ पर लिक्विड कर देते हैं, लिक्विड भी बोल देते हैं, ठीक है, गैस भी, सॉलिड्स भी और लिक्विड भी। चलो जैसे एग्जांपल में ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन क्या होता है भाई, ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है ना, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। चलिए भाई, डल सरफेस का अगर बात करते हैं, अगर ये जो नॉन मेटल जो होता है ना, वो डल सरफेस लेकर आता है, यानी कि इसका जो सरफेस जो होता है ना, वो बहुत शाइनी नहीं होता है, ठीक है, डल सरफेस होता है। जैसे सोडियम देख लीजिए, ये सब चीज़ जो होता है ना, नहीं सोडियम बोल रहे हैं, कार्बन देख लीजिए, सल्फर देख लीजिए, फॉस्फोरस देख लीजिए, ये सब सारा जो होता है ना, वो डल सरफेसेस के साथ आता है। एक्सेप्शन में कुछ है, अब जैसे एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में आयोडीन है, जिसका मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ही स्मूथ सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ किसका, कंडक्टर किसका होगा भाई, तो हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, है ना, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ये चीज़ होता है। एक्सेप्शन यहाँ भी है, एक्सेप्शन तो हर जगह है, एक्सेप्शन तो मतलब मत ही पूछिए, जैसे ग्रेफाइट है ना, ये है चीज़, ये है तो एक मतलब कार्बन का फॉर्म ही, तो है तो ये कार्बन ही है, तो ये ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट क्या होता है भाई, बहुत ही अच्छा चालक होता है, दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये सब सारा चीज़ होता है। फिर अगर देखा जाए, ये जो नॉन मेटल्स जो होता है ना, वो सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होगा, फिर ये मतलब लेस डेंसिटी रखेगा, लेस डेंसिटी होगा। अब इसमें भी एक्सेप्शन है बहुत ही खतरनाक, दैट इज़ कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, दैट इज़ डायमंड, है ना, डायमंड, ये कार्बन का ही फॉर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना। तो एक्सेप्शंस हर जगह आपको मिल ही जाता है। ये मैलिएबल नहीं होता है ना, मैलिएबल नहीं होगा, ठीक है, मैलिएबल नहीं होगा। फिर ये डक्टाइल नहीं होगा,
है ना, डक्टाइल भी नहीं होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब क्या हो जाएगा, लो। ये भी डक्टाइल भी नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होगा, तो ये ध्यान में रखना है। सोनरस भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि गिरने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो नॉट सोनरस बोल सकते हैं, ठीक है, नॉट सोनरस। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में समझ लिए, एग्जाम्पल्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग सेमी मेटल में। सेमी मेटल क्या होता है? सेमी मेटल्स, पहले मेटलॉइड्स बोला जाता था, अब इसको सेमी मेटल बोला जाने लग गया, ठीक है। सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, ठीक है। चलो भाई मेटलॉइड्स देख लेते हैं, सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसा होता है ना जो बॉर्डर लाइन पर होता है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोल लीजिए इसको, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोल लीजिए, ये चीज़ क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल्स में बहुत सारा चीज़ है, एग्जाम्पल्स में आ जाएगा हमारा सिलिकॉन, ये बॉर्डर लाइन पर है, मेटल और नॉन मेटल का। आर्सेनिक, है ना, ये आर्सेनिक हो गया। फिर एंटीमनी, एंटीमनी हो गया। फिर बिस्मथ हो गया, ठीक है ना, बिस्मथ हो गया, एक्सेट्रा। ये चीज़ समझ में आ गया। तो सेमी मेटल और मेटलॉइड्स में, अब ये जब मेटल और मेटलर्जी जब पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में भी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता है, वो सब जानेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। और उसमें सारा का सारा PYQ भी कवर हो जाएगा। तो आप अगर करंट में SSC का भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आप आगे के कुछ एग्जाम देने वाले जैसे BPSC हो गया, ये सब का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। तो सारा का सारा, इसलिए पहले भी बोले थे कि हम पूरा का पूरा PYQ इसी में कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एलिमेंट। अब बात करते हैं कंपाउंड का। एलिमेंट में हम लोग को पढ़ना था, फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़ लिए, केमिकल प्रॉपर्टी से पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है वो समझ लेते हैं। कंपाउंड, चलिए कंपाउंड देख लेते हैं। अब कंपाउंड जो होता है ना, ये होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, लेकिन दो या ज्यादा एलिमेंट्स से, ठीक है। प्योर एलिमेंट्स होता है, और ये होता है 2 और मोर एलिमेंट्स का कंबाइन, मतलब कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। इसमें होगा क्या, 2 और मोर एलिमेंट्स, मोर एलिमेंट्स, है ना, और ये कंबाइन करेगा, कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, है ना, इन, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, दैट इज कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बाई क्या, मास, बाई मास, ये हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन करने का मतलब क्या, इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे अगर H2O का बात कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया, अगर मास के हिसाब से देखते हैं तो 1 × 2 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 2 16, ठीक है। तो जब रेशियो निकालते हैं तो ये हमेशा 1:8 में आता है। अब ये वाटर जो है ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ वाटर का कॉम्बिनेशन देखिएगा ना, कॉम्पोजिशन देखिएगा, तो हमेशा बाई मास में ये 1:8 के फॉर्म में ही मिलेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वाटर बनेगा, ये चीज़ है। तो यही कहने का मतलब हो गया कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, क्लियर है। अब कंपाउंड जो होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। कंपाउंड का अगर पार्ट देखा जाए तो वो 2 तरीके का, कौन कौन सा 2 तरीके का भाई, तो एक हम यहाँ देख लेंगे और एक हम यहाँ देख लेंगे। 2 तरीके में पढ़ते हैं। पहला तरीका जो है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये समझ लेते हैं इनऑर्गेनिक क्या होता है। इनऑर्गेनिक जो होता है ना, वो बनता है नॉन लिविंग सोर्सेज से, नॉन लिविंग सोर्स से, नॉन लिविंग सोर्स। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारा है, एग्जाम्पल में जैसे मार्बल हो गया, मार्बल होता है ना, फिर सोडा हो गया, कुछ भी उठाइए ना, सोडा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, नॉन लिविंग रिसोर्सेज से बन रहा है। अमोनिया हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब कहाँ बन रहा है भाई, तो ये सब लैब में बन रहा है। ऑर्गेनिक में क्या होता है ना, ऑर्गेनिक जो इंपॉर्टेंटली हो जाता है इसलिए क्योंकि ये प्लांट और एनिमल से तैयार किया गया है।
प्लांट एंड एनिमल से मिल रहा है ये चीज़, अब किसी ना किसी फॉर्म में प्लांट एंड एनिमल से कनेक्टेड है ये। ओके, और ये ऑर्गेनिक जो होगा ना ये कार्बन कंपाउंड होता है, तो कार्बन को ब्लैक से लिखते हैं, ये कार्बन कंपाउंड ही होता है, तो ध्यान में रखना है ये कार्बन कंपाउंड। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसिटिक एसिड ले लीजिए, एसिटिक एसिड ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। शुगर ले लीजिए, शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अगर आप और क्या ले सकते हैं, शुगर हो गया, फिर एसिटिक एसिड हो गया, इतना सारा एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, और ऑर्गेनिक में तो मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स है अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़िएगा तो, है ना। चलिए, जैसे बॉडी में होता है बहुत सारा, प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो ध्यान में रखना है ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक है। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्लियर है, ये ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अब अगर केमिकल फॉर्म में अगर देखा जाए ऐसे करके, यानी कि ये तो था केमिकल फॉर्म में ही बोल सकते हैं, कंपाउंड्स को ना एक और बेसिस से तोड़ा जाता है। एक्चुअली क्या होता है देख लीजिए, वो भी क्या होता है, कंपाउंड्स को ना एसिड में, कंपाउंड्स को हम लोग एसी में भी कैटेगराइज करते हैं, एसिड, ठीक है, फिर बेस में और फिर सॉल्ट में, ठीक है ना, एसिड में, बेस में और सॉल्ट में कैटेगराइज भी करते हैं। अब कंपाउंड ये सब भी हो सकता है, ठीक है ना, बट एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए ना स्पेसिफिक चैप्टर बना हुआ है, वो हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है। हमेशा ध्यान में रखिएगा ये चीज़ को, जैसे हम जैसे ही बोलते हैं ना, ये कोई नया चैप्टर में, जैसे वहाँ पर आया क्या, कौन सा एक नया चैप्टर आ गया हमारा, मेटल, मेटल एंड मेटलर्जी आ गया, तो मेटल और मेटलर्जी को हम लोग एक स्पेसिफिक चैप्टर में देख लेंगे। और यहाँ पर आया हुआ है कंपाउंड, तो कंपाउंड को हम लोग ऐसे ही देख लिए, और अगर एसिड बेस सॉल्ट पढ़ना तो उसके लिए चैप्टर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब एक और चीज़ है, कंपाउंड जो होता है ना वो होता है हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस बोले तो क्या, अब उसको समझ लेते हैं, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला होता है कि ये जो बना हुआ होगा, है ना, ये जो बना हुआ होगा वो फिक्स्ड रेशियो में, वो तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये होगा फिक्स्ड रेशियो में बना हुआ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये होमोजीनियस इन नेचर होता है, तो इसका जो एलिमेंट्स है ना हम लोगों को नहीं दिखेगा, तो ये हो गया होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, जीनियस नहीं, हाँ होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस कहने का मतलब क्या हो गया, पहले भी डिस्कस किए हैं हम लोग, एलिमेंट्स जो होगा ना इसमें, एलिमेंट्स कांट बी सीन बोल सकते, कांट बी सीन, ये हम लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए, दूसरा हो गया। तीसरा में क्या है भाई, तीसरा में बात करते हैं तो ये बनता है क्या, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनता है, फॉर्मलेस केमिकल रिएक्शन, है ना, तो ये केमिकल रिएक्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बनने के लिए, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए ना, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलता है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, ये भी हो गया। डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा इसका मतलब एलिमेंट के बेसिस पर, जैसे एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट के बेसिस पर। जैसे समझिए यहाँ पर एक चीज़, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल आ गया है दिमाग में, जैसे एक वाटर है, ठीक है, वाटर है, फिर वाटर क्या चीज़ से मिलकर बन रहा है भाई, तो हाइड्रोजन से, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब मुद्दे की बात यह है कि वाटर जो है ना, इसका काम क्या है, कंबशन को स्टॉप करना, स्टॉप कंबशन, है ना, अगर लगा हुआ है आग तो उसको बुझाने का काम करता है। बहुत ज़्यादा आग अगर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीषण आग लगा हुआ है तो पानी से नहीं बुझ सकता, दैट इज़ पॉसिबल, उसके लिए वो फ्यूल का काम करेगा। लेकिन अगर छोटा आग लगा हुआ है तो क्या करेगा भाई, तो वाटर का क्या काम करता है, स्टॉप कंबशन, ठीक है। चलो भाई, दूसरा में अगर आते हैं तो ये होता है क्या, हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और एक्सेलेंट कंबस्टिबल एलिमेंट होता है ना, एक्सेलेंट कंबस्टिबल होता है, ये चीज़ हो गया। और ऑक्सीजन जो होता है ना, वो सपोर्टर ऑफ बर्निंग होता है, क्या होता है, सपोर्टर ऑफ बर्निंग होता है,
ये चीज़ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। अब देखिए ये सपोर्ट कर रहा है, ये जल रहा है, और ये दोनों को जब मिला रहे हैं तो ये बुझाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है, एलिमेंट के बेसिस पर ही कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। एलिमेंट हो सकता है अलग है, और कंपाउंड जो तैयार हुआ है ना वो अलग प्रॉपर्टी का हो जाता है। नेक्स्ट में क्या है, ये ना कंपाउंड को हम लोग किसी भी मैकेनिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी मैकेनिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मैकेनिकली हम लोग कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते, नो सेपरेशन। ठीक है, नो सेपरेशन। अब अगर सेपरेट करना भी होता है तो उसको हम लोग केमिकली मेथड लगाना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए H2O है, तो H2O को अलग करना है H में और O में, तो इसके लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही वाटर को हम लोग उसके कंपाउंड से, उसके एलिमेंट से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी हो गया, यहाँ पर आ गया, डिस्कस हो गया। अच्छा, कंपाउंड जो होता है ये फॉर्मेशन होता है, मतलब इसको बनाया भी जा सकता है और डिकम्पोज भी किया जाता है। तो या तो अगर फॉर्मेशन भी करना है, अगर फॉर्मेशन भी करना है, ठीक है, और अगर इसको ख़राब भी करना है, मतलब डिकम्पोज भी करना है, डिकम्पोज भी करना है, तो ये दोनों चीज़ के लिए इसको चाहिए होगा एनर्जी, नीड एनर्जी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि चाहे वो कंपाउंड को बनाना हो और चाहे वो कंपाउंड को हटाना हो, बिगाड़ना हो, तोड़ना हो, मरोड़ना हो, वो सब के लिए हमको एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन हो गया कंपाउंड का क्या, एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें एनर्जी देना पड़ रहा है हम लोगों को। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मिक्सचर का। ठीक है, मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फटाक से। मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का इन एनी प्रोपोर्शन, है ना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मोर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी हो सकता है, कंपाउंड्स भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, और ये होगा क्या, एनी प्रोपोर्शन में, ये इसका कोई प्रोपोर्शन नहीं है कि हाँ इसी में मिलाना। जैसे मिक्सचर में देखिएगा, अब मिक्सचर खाते होंगे तो हाथ में उठाते होंगे तो कभी 2 ही बादाम आता होगा, कभी 4 बादाम आ जाता होगा, कभी 1 भी बादाम नहीं आता होगा। तो समझ रहे हैं, एनी प्रोपोर्शन में मिला हुआ है, उसको देख के नहीं मिला गया कि हाँ भाई जब भी हाथ से कोई उठाएगा तो उसको 5 बादाम मिलेगा ही मिलेगा ना, ऐसा नहीं है। चाहे बहुत सारा ऐसा चीज़ में भी है, बहुत सारा ऐसा एक चीज़। ठीक है, और मिक्सचर्स को बनाने के लिए अगर ऐसा कुछ मिक्सचर बनाना है तो हम लोगों को कोई भी तरह का एनर्जी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो नो नीड फॉर एनर्जी चेंज, नो नीड फॉर एनर्जी चेंज। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, मिक्सचर का फॉर्मेशन करने के लिए कोई भी तरह का एनर्जी का ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल में जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है मिक्सचर में पढ़ना, दैट इज़ गोल्ड। ठीक है ना, गोल्ड के बारे में आप लोग तो सुनते ही होंगे और सबको मन रहता है कि हाँ मेरे पास भी 2-4-5 किलो गोल्ड हो, है ना। चलो भाई, तो गोल्ड होता है, जैसे अगर मान लीजिए 100% अगर गोल्ड का बात करते हैं, 100% गोल्ड का बात करते हैं, तो ये होता है 24 कैरेट का, 24 कैरेट का गोल्ड होता है। ठीक है, यानी कि 24 कैरेट है, इसका मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है। बट ये जो होता है ना 24 कैरेट जो होता है ना, ये सूटेबल नहीं होता है किस चीज़ के लिए भाई, ज्वेलरी के लिए। तो इससे ज्वेलरी तो नहीं बनेगा। ठीक है, इससे ज्वेलरी क्या होगा, नहीं बनेगा। तो ज्वेलरी नहीं बनेगा तो आदमी पहनेगा कैसे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे 2 कैरेट, ठीक है ना, उसको हम 22 कैरेट बनाएंगे। मिक्स क्या करेंगे भाई, तो हम लोग मिक्स करेंगे कॉपर, ठीक है, कॉपर पहला चीज़ और सिल्वर दूसरा चीज़। कॉपर और सिल्वर जब मिक्स करते हैं ना तो ये 24 कैरेट से उठ के आ जाता है 22 कैरेट में। ठीक है, ये 22 कैरेट में, मतलब 2%, हम लोग 2% नहीं बोल सकते हैं, 2 कैरेट बोल लीजिए, 2 कैरेट हम इसको बना दिए। अब ये थोड़ा हो गया हार्ड, अब इसको हम लोग ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स कि रेडी टू रोल। ठीक है, तो ये है कंडीशंस गोल्ड का। बात कर रहे हैं हम लोग मिक्सचर का, तो मिक्सचर में क्या होता है, 2 टाइप का मिक्सचर होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है, 2 टाइप का। ठीक है, मिक्सचर होगा 2 टाइप का। पहला मिक्सचर जो होगा वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर, हम लोग डिस्कस करते आ भी रहे थे और बोले भी थे कि जब आएगा तो इसको हम लोग डिस्कस अच्छे से कर लेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ठीक है, स्पेलिंग मैटर नहीं करता है हमारे लिए, हम लोग को डेटा चाहिए। होमोजीनियस क्या होता है, देखिए अब होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है ना, और इसमें कोई भी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखता है।
यानी कि इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, एंड नो क्लियर बोल सकते हैं, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। अब होमोजीनियस में क्या क्या आ सकता है भाई, तो बहुत सारे एग्जांपल है। तो हम लोग जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना तो उसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बड़ा अच्छा काम आता है। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा हो गया क्या, होमोजीनियस में। फिर शुगर सॉल्यूशन हो गया, फिर एयर हो गया, ये सब क्या है, होमोजीनियस है। सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग को सॉल्ट नहीं दिखेगा, शुगर सॉल्यूशन में हम लोग को शुगर घुल जाने के बाद नहीं दिखेगा। एयर में कहाँ से दिखेगा, एयर में हम लोग को नाइट्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड में है, एयर भी वाटर वेपर भी है। तो कहाँ से दिखता है हम लोग को, नहीं दिखता है, सिर्फ फील कर पाते हैं, लेकिन खोज पाते हैं, निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकालना होता है ना तो सब आदमी सबसे पहले ऑक्सीजन ही स्टोर करके धर लेता है घर में, सिलेंडर भर भर के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। हेट्रोजीनियस का अगर बात करते हैं तो ये नॉट यूनिफॉर्म होता है भाई, ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, ये नॉट यूनिफॉर्म है, ठीक है। और इसमें विजिबल बाउंड्री दिखेगा सेपरेशन का, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। जैसे एग्जाम्पल में अगर ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा जैसे सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है ना, वो दिखेगा तो बोलेंगे हाँ भाई इसमें बालू मिला हुआ है, इसमें ये है, फलाना ढिमकाना। फिर ऑयल एंड वाटर है ना, ऑयल एंड वाटर, ये सॉल्यूशन में हम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ऑयल एंड वाटर का जो लेयर होता है ना वो कभी मिलता नहीं, इसको इमल्शन बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है ना। ऑयल एंड वाटर हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, अब तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंटली, मिक्सचर जो होता है ना कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं होता है, नो सिंगल सब्सटेंस, ये कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, सिंगल सब्सटेंस है ना, ये एक एलिमेंट है और कंपाउंड हो सकता है। इट इज़ अ एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, हम एलिमेंट नहीं बोल सकते, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ किसका, एलिमेंट का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए H2O, अगर एलिमेंट उठाते हैं तो H2O है, तो H हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो दोनों मिल गया तो मिक्सचर बन गया ना H2O, दैट इज कंपाउंड, मिक्सचर बन गया। अब जैसे होता है एक और चीज़, अब एक बोलते हैं CaSO4 नहीं CuSO4, ठीक है, CuSO4 और इंटू 5H2O, जिसको हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक कंपाउंड मिल गया, यहाँ पर भी एक कंपाउंड मिल गया, है ना। तो ये दोनों कंपाउंड का भी तो मिक्सचर ही हो गया। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना, ये एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मिक्सचर पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए अभी तक, पूरा का पूरा एलिमेंट्स में देखे, एलिमेंट्स में हम लोग देख लिए उसको सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मेटल नॉन मेटल, ये सब सारा चीज़ देख लिए, है ना। फिर कंपाउंड को पढ़ लिए, मिक्सचर्स को भी पढ़ लिए, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ये सब सारा चीज़ देख लिए। अब ये सब के बारे में जो मिक्सचर पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मेटलर्जी चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है, ये सब सारा हम लोग स्पेसिफिक पढ़ेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना वो हम मेटल और मेटलर्जी पर लेकर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन भी आ जाएगा, है ना, या तो सॉल्यूशन पहले आ जाएगा या तो मेटलर्जी कोई भी पहले आ जाएगा, सब इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इंडिपेंडेंटली हम पढ़ा देंगे आपको, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा मैटर और प्योरिटी ऑफ मैटर जो हम लोग पढ़ रहे थे पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमको पता है कि हम बहुत ही स्लो वीडियो बना रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंट वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, एक दिन 2 दिन में एक वीडियो आ पाता है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, अगर उसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। बट हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते ही रहते हैं, ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाएँ। ओके, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो भी है सब कुछ ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।